नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर महाराष्ट्र में एक बार फिर बवाल खड़ा होता दिख रहा है। शिवसेना ने इस बयान की आलोचना की है और उद्धव ठाकरे ने तो ये तक कह दिया है कि राज्यपाल के इस बयान को कैसे देखा जाए। राज्यपाल के इस बयान ने महाराष्ट्र का अपमान कर दिया है। राज्यपाल ने एक कार्यक्रम में कहा था कि मुंबई और ठाणे से अगर गुजरातियों और राजस्थानियों को निकाल दिया जाए तो महाराष्ट्र में पैसा नहीं बचेगा और मुंबई भी आर्थिक राजधानी नहीं कहलाएगी। अब ऐसे में राज्यपाल कोश्यारी को घर भेजा जाए या जेल, ये तमाम बातें उद्धव ठाकरे ने कही है और लगातार विवाद गर्माता जा रहा है। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर बवाल। शिवसेना बोली, सीएम बताएं वो कितना स्वाभिमानी है। महाराष्ट्र के राज्यपाल पर भड़के कांग्रेस नेता। कोश्यारी है लेकिन काम में होशियारी नहीं होती। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बवाल खड़ा होने लगा है। शिवसेना ने राज्यपाल के इस बयान को महाराष्ट्र का अपमान करार दिया है। दरअसल राज्यपाल ने एक कार्यक्रम में कहा था कि मुंबई और ठाणे से अगर गुजरातियों और राजस्थानियों को बाहर निकाल दिया जाए तो महाराष्ट्र में पैसा नहीं बचेगा और मुंबई भी आर्थिक राजधानी नहीं कहलाएगी। कभी कभी मैं यहाँ लोगों से कहता हूँ महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई ठाणे यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। शिवसेना ने सीएम शिंदे और बीजेपी को घेरा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा कि इनका नाम कोश्यारी है लेकिन एक गवर्नर के तौर पर जो बोलते हैं और करते हैं उसमें थोड़ी भी होशियारी नहीं होती है। इस बयान को शिवसेना महाराष्ट्र का अपमान बता रही है और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और बीजेपी पर लगातार हमला कर रही है। यही नहीं, शिवसेना से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि भगत सिंह कोश्यारी को राज्यपाल के पद से हटा दिया जाए। उन्होंने मराठी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। सुनिए संजय राउत ने क्या कुछ कहा। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिस प्रकार का वक्तव्य किया है महाराष्ट्र का अपमान करने वाला वक्तव्य है, निंदनीय वक्तव्य है। महाराष्ट्र की जनता, खास करके मुंबई ठाणे की जनता एक कष्ट करने वाली जनता है। खून पसीना बहाकर इस राज्य को और मुंबई को बनाने वाली जनता है। सब कुछ पैसे से नहीं तोला जाता, कुछ बातें होती है वो मेहनत की भी होती है। और ये मुंबई जो बनी है तो हमारे 105 लोगों ने जो बलिदान दिया है महाराष्ट्र की, और हजारों लोग जो शहीद हो गए, जेल में गए, 5 साल तक आंदोलन चलता रहा उस वक्त 1956 उसके बाद ये मुंबई बनी। राज्यपाल महोदय को इतिहास के बारे में शायद जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल की इस वक्तव्य का निंदा करनी चाहिए, कड़ी निंदा करनी चाहिए और केंद्र को तुरंत ये मांग करनी चाहिए कि राज्यपाल को वापस बुलाए। बार बार इस प्रकार के वक्तव्य हमारे राज्यपाल करते हैं। कभी सावित्रीबाई फुले का अपमान होता है, शिवाजी महाराज का अपमान होता है, महाराष्ट्र का अपमान होता है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री इस वक्त तक उनका कोई अब तक वक्तव्य नहीं आया है। पूरे महाराष्ट्र में गुस्सा है एक प्रकार, लेकिन अब तक वक्तव्य आया नहीं है और महाराष्ट्र इंतजार कर रहा है कि आप कितने स्वाभिमानी हो। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो कल से शुरू हुई नई सियासत में शिवसेना सीएम शिंदे पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। साथ ही अब शिवसेना कोश्यारी के जरिए से बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। इस सब के बीच हमारा सवाल यह है कि क्या संविधान के इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए? क्या इस सियासी तकरार और बयानबाजी से कोई समाधान निकलेगा? स्पेशल डेस्क ANB न्यूज।
इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। शिवसेना से कुलदीप तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदीप भटनागर बीजेपी से और आनंद त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का स्वागत है एनवी न्यूज़ पर। प्रदीप भटनागर जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे कि जगदीप धनखड़, सत्यपाल मलिक और अब भगत सिंह कोश्यारी, ये आप ही के संग क्यों होता है ऐसा? जी प्रदीप जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, राज्यपाल की अगर आप बात कर रहे हैं महोदय की, और आज आप जो महाराष्ट्र का जो विषय लिया है आपने, क्या कोश्यारी जी पूरा सुना? और सुना तो पूरा उसका वक्तव्य क्या है, क्या निकाला गया कि उन्होंने महाराष्ट्र के जो मूल निवासी हैं या महाराष्ट्रियन हैं उनके बारे में बोलना है, तो उसका उछाला जा रहा है। अरे भाई, सच्चाई को क्यों नहीं गले उतारते हैं? चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वो विदेश हो, भाई गुजराती बिजनेस में नंबर 1 है और राजस्थानी नंबर 1 है। सच्चाई कड़वी होती है, गले उतर नहीं रही है। अगर महाराष्ट्र की नौबत होती तो राज ठाकरे साहब को पूर्वांचल बुरा लगता है, ये इनके क्या नाम, इनके गृह मंत्री को 100 करोड़ रुपए हफ्ता चाहिए। अब चीजों समझिए आप, अब्बू आजमी जैसे लोग महाराष्ट्र में क्या करते हैं, क्या क्या उगलते हैं। और जो MIM के जो सांसद बने हैं औरंगाबाद से, वो क्या काली पट्टी दिखाना और क्या करना चाह रहे हैं? अरे अगर एक चीजें, अगर महाराष्ट्र एक बलिदानी प्रदेश है और वहां के लोगों ने मुगलों से, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, इतिहास है। मगर हम अगर चीजों को अगर आते हैं, चीजों को देखते हैं, आज अगर हम विकास को देखें, चाहे हम वहां की आय को देखें, तो गुजरात समाज का, गुजरातियों का और राजस्थानियों का एक वर्चस्व है। ये क्यों नहीं बोलते कि एक जमाने में गुजरात और महाराष्ट्र एक था और स्वर्गीय श्री प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 भाग करे इसके और उसकी भी लड़ाई लड़ी गई। जो गुजराती पुराने रह रहे हैं वो तो वही रह रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं। अगर वक्तव्य अगर माननीय राज्यपाल जी ने बोला तो उन्होंने अपने शब्दों को माफीनामे के साथ वापस भी तो लिया कि मेरा कोई दिल दुखाने का वो नहीं था। कोई महाशय कहते हैं कि अगर रोड पे निकले और गवर्नर साहब कोई गाल पे चाटा मार दे तो कैसा लगेगा और वो माफी मांग ले। तो ये तो महाराष्ट्र के लोगों की सहन से बोलने का तरीका है कि गवर्नर राज्यपाल के लिए क्या है, गवर्नर जनता के साथ सन्मुख नहीं होते। उद्धव ठाकरे ने तो चप्पल के बारे में भी बोला है, कोल्हापुरी चप्पल के बारे में। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मैं एक गवर्नर जो है एक प्रदेश के राज्यपाल हैं, उनकी एक गरिमा है। अरे आप एक क्या झोला छाप वाली वक्तव्य बोल रहे हैं? क्या आपने जगदीप धनखड़ जी के बारे में कहा, आपने देखा कि जब राज्यपाल ने अपनी चीजें दिखानी चाहिए बीच में इन्वॉल्व, तो क्या करा ममता जी ने? उनके खिलाफ ही खड़े हो गई और बोलने लगे। नहीं, ये मतलब आप ही के संग क्यों होता है ऐसा? सत्यपाल मलिक, जगदीप धनखड़ और उसके बाद अब भगत सिंह कोश्यारी, पूछना तो पड़ता है ना। दरअसल प्रदीप जी आपसे नहीं पूछा तो बताइए किससे पूछे ये बात? आप ज्यादा स्पष्ट करेंगे ना। और मैं नहीं, देखिए मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बैठा हूँ दुष्यंत साहब और जवाब दूंगा। ये बताइए, आज जो हमारे नेता विपक्ष लोकसभा के अंदर जो माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी की ने बोला, क्या अब तक शोक प्रकट करा? और उस पार्टी के खुद वरिष्ठ नेता विरोध कर रहे हैं चीज के बारे में, तब भी खामोश बैठे हैं किया। और यहाँ तो गवर्नर ने अधीर रंजन चौधरी ने चिट्ठी लिख दी ना, और मिलने का भी समय मांगा है। बिल्कुल, देखिए अधीर रंजन चौधरी जी एक पार्टी के विपक्ष के नेता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ साथ वो एक पार्टी का नेतृत्व भी करते हैं। और अगर देखा जाए तो पार्टी में सोनिया जी के बाद सेकंड पार्ट वही है पार्लियामेंट के अंदर, और सोनिया जी के सामने हुई है। सोनिया जी भी महिला हैं और वो कंडम करना चाहिए। अब क्यों नहीं ट्विटर आ रहा राहुल जी का, क्यों चुप बैठी प्रियंका जी? क्या महिला नहीं है वो? बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ। कि आप महामहिम, ठीक है, जो लड़ाई थी जब तक थी चुनाव में, जब एक पद गरिमा है महामहिम की और वो बन गई है, तो उस गरिमा में रखना चाहिए ना। ठीक है, क्या मैं उस वक्तव्य को रखता हुआ अच्छा लगूंगा जो उन्होंने कहा है? मैं अपने राष्ट्रपति के लिए बोलता अच्छा लगूंगा जो प्रदेश का प्रथम नागरिक है? ठीक है, तो ये ठीक है, मैं आता हूँ, समझनी चाहिए। बिल्कुल। आज पूरा महाराष्ट्र हमलावर हो रहा है और कोश्यारी जैसे जी जो एक पुराने राजनीतिज्ञ रहे हैं अपने टाइम के, उन्होंने अपने वक्तव्य को वापस लिया और बाइज्जत लिया। क्या उसके बाद भी कोई विराम रह गया है? यही तो सभी लोगों से संवेदनशीलता
की अपील की जाती है और अपेक्षा रखी जाती है, लेकिन होता नहीं है सब। कुलदीप तिवारी जी, कैसे देख रहे हैं इस वक्तव्य को जो कहा है भगत सिंह कोश्यारी ने, कि सुन ही लिया होगा आपने, और उसके बाद उद्धव ठाकरे भी बोल चुके हैं, कोल्हापुरी चप्पल तक की बात बोल चुके हैं, क्या लगता है? निश्चित चीज आती है, वो शायद मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि एक राज्यपाल संवैधानिक पद होता है और उसकी गरिमा होती है, लेकिन जब राज्यपाल संवैधानिक बोलिए आप तो शिवसेना के जब अध्यक्ष नहीं बोल दिया तो आप क्यों चूक रहे हैं? आप भी बोल लीजिए भाई, आप उनसे ज्यादा क्या बोल लेंगे? मैं उनसे ज्यादा क्या बोल लेंगे आप बताइए? राज्यपाल जो आजकल नियुक्तियां हो रही हैं, राज्यपाल भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ये भगत सिंह कोश्यारी की जी बात नहीं है। इसके पहले दिल्ली में नजीब जंग जी जो वहाँ के गवर्नर थे, तो वहाँ पे भी उपराज्यपाल थे, वहाँ पे भी कहीं जो सरकार है उसको बाधित करने का काम या सरकार को कंट्रोल करने का काम किया जा रहा था। उसी तरीके से भगत सिंह कोश्यारी का ये पहला बयान नहीं है। भगत सिंह कोश्यारी जी द्वारा जैसे कि इसके पहले सावित्रीबाई फुले के बारे में बयान दिया गया था, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया गया था, तो ये आज इनका काम ही यही है, भाजपा के एजेंट के रूप में काम करना। अब गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, बयान के द्वारा गुजरात की जनता को मतलब अपनी तरफ खींचने का काम किया जा रहा है कि गुजराती नहीं होंगे तो इस देश में कुछ नहीं होगा। स्क्रिप्टेड है, मतलब आपको लगता है स्क्रिप्टेड है पूरा वाकया? ठीक है, भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक तो हो गई। और केंद्र सरकार को इसके ऊपर अभी नहीं पहले ही ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था। राष्ट्रपति महोदय जी को सोचना चाहिए था कि यदि पहला बयान है तो चलो भूल मतलब किसी गलती से हो सकता है। लगातार देश की जनता को, महाराष्ट्र की जनता को अपमानित करने का काम कर रहे हैं राज्यपाल महोदय। उनको तुरंत बर्खास्त इस्तीफा दे देना चाहिए या केंद्र में बुला लेना चाहिए सरकार को। ठीक है, आनंद त्रिपाठी जी, पहले जो भगत सिंह कोश्यारी ने बोला और उसके बाद उन्होंने अपने शब्दों को वापस भी ले लिया, लेकिन उसके बाद फिर उद्धव ठाकरे ने जो हमला बोला और यहाँ तक कोल्हापुरी चप्पल तक वो आ गए, क्या लगता है ये बयानों ने कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि पूरा कहीं पहले राजनीति मतलब किस ओर जाएगी, क्या क्या आगे होना है, तो उसको सेंट्रलाइज करने के लिए चुनावों से पहले बयानों की भी एक श्रृंखला इस तरह से आती है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ हेडलाइन कवर की जा सकती है, कितने दिनों तक ये हेडलाइन रहेगी, उसके बाद क्या इसका तोड़ निकलेगा। कुलदीप तिवारी कह रहे थे गुजराती को जोड़ लिया, चुनाव आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ सीटें ऐसी है जहाँ पर पूरा प्रभाव है और वहाँ मुंबई के भी लोग हैं, महाराष्ट्र के भी लोग हैं। क्या लगता है आपको कि ये सब स्क्रिप्टेड होता है पूरा? ऐसा सोचना है कि ये जो राज्यपाल का बयान आया है वो स्क्रिप्टेड तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि चाहे वो राज्यपाल महोदय का बयान हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव साहब का बयान हो, ये सब राजनीतिक मान मर्यादाओं को धता बता चुके हैं। ये सारे बयान ये दिखा रहे हैं कि राजनीतिक पदों पर बैठे लोग, संवैधानिक पदों को पर आसीन लोग या जो उन पदों पर रह चुके हैं, इन लोगों के अंदर राजनीतिक मर्यादा शून्य होती चली जा रही है, राजनीतिक समझ शून्य होती चली जा रही है। इवन यहाँ तक की स्थिति है कि राजनीति को सिर्फ ये पार्टी के साथ, अपनी निजी पार्टी के साथ जोड़ करके देखने की बात है। भगत सिंह कोश्यारी साहब आज से नए राज्यपाल नहीं है, 2.5 से 3 साल लगभग हो रहा है वहाँ गए हुए। उनको ये समझना चाहिए कि जिस प्रदेश में वो राज्यपाल का पद धारण किए हुए बैठे हैं, उसी प्रदेश में रह करके भारत में ये बात, अब हालांकि पहले स्थिति होती थी कि लोग टॉलरेंस थे, लेकिन अब ये क्षेत्रीयता का मुद्दा इतना बढ़ चुका है कि लोग इस क्षेत्रीयता के मुद्दे पर टॉलरेंस दिखा दें, ये संभव नहीं है। तो भगत सिंह कोश्यारी साहब को ये सोचना चाहिए था कि वो महाराष्ट्र का रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल की हैसियत से उस कार्यक्रम में गए थे। वो ठीक है कि गुजराती समुदाय या राजस्थानी समुदाय की तारीफ करें, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो ये अगर कहेंगे या ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि इन्हीं दोनों समुदायों की वजह से महाराष्ट्र आज वर्तमान में जो है वो है, तो ऐसा किसी भी समुदाय को बुरा लगेगा। अब महाराष्ट्र में क्षेत्रीयता की राजनीति आप जानते हैं कितनी चरम पर चलती है।
तो महाराष्ट्र के लोग उसी हिसाब से उसकी प्रतिक्रिया देंगे। अगर कोई शिवसेना का कोई अन्य नेता इस तरह की प्रतिक्रिया देता तो बात समझ में आ जाती, माफी योग जो होती कि लोग हैं दूसरे तीसरे दर्जे के नेता हैं वो ऐसी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे की जो प्रतिक्रिया आई है वो अति निंदनीय है। उन्होंने वो भी लांग गए जो भगत सिंह कोश्यारी की गलती थी, उसको भी आगे, उससे भी आगे बढ़ गए। भगत सिंह कोश्यारी ने तो अपने आप में एक ऐसा कार्य किया जो उन्हें कतई नहीं करना चाहिए था, उस पद पर बैठे रहने। उनकी राजनीतिक सोच समझ, राज्यपाल पद की गरिमा मर्यादा, इन सब के प्रतिकूल वो चले गए, अनजाने में गए। ये स्क्रिप्टेड नहीं था, ये बात बिल्कुल सही है, स्क्रिप्टेड कहीं से नहीं था, लेकिन वो गए। तारीफ किसी की इतनी ज्यादा करना कि दूसरे को हीन बना देना, हीन भावना से को हीन दिखाना, ये किसी की तारीफ नहीं है, ठीक है। लेकिन जो उद्धव साहब ने किया वो अत्यंत निंदनीय है। एक पूर्व मुख्यमंत्री जो अभी महीने भर पहले तक मुख्यमंत्री थे, वो राज्यपाल को ये कहें कि आपने महाराष्ट्र का व्यंजन चखा, महाराष्ट्र का आदर भाव चखा, अब हो सकता है कि महाराष्ट्र में कोल्हापुरी चप्पलें बनती हैं उनको भी चखिए। ये अत्यंत घटित का बयान है। नहीं, उनके मुख्यमंत्री पद में जाने में कहीं भगत सिंह कोश्यारी का भी योगदान रहा है ना, तो इसलिए उनको लगता है ये भी वो अपराधी हैं। व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है ना, ये व्यक्तिगत लड़ाई है। मुख्यमंत्री का पद उद्धव साहब इसलिए खोए क्योंकि उनको अपनी पार्टी के विधायकों का भरोसा। ठीक है, ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास, लेकिन अभी लगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। चलेंगे मेहमानों के पास। आनंद त्रिपाठी जी, लेकिन भाषा में लगातार मर्यादा लांघते रहना, क्या यही वर्तमान की राजनीति है? हमारी समस्या हो रही है आज की राजनीति। मैं बार बार कहता हूँ कि ये पिछले 20, 30, 35 सालों से ये जो शुरुआत हुई है, भाषा का स्तरहीन होना राजनीतिक लोगों के लिए एक गुण बनता चला जा रहा है। जिसकी भाषा जितनी अमर्यादित जी कि उसे राजनीति में उसमें फायदा मिल रहा है, लोग ऐसा समझने लगे हैं। और ये चीजें भारतीय राजनीति परिदृश्य को एकदम से दूषित कर रहे हैं। समस्या ये अजीब स्थिति हो रही है, लोग समझने, अच्छा बड़े नेता भी इसके व्यूह पास में बढ़ रहे हैं कि वो भी राजनीतिक आक्रामकता दिखाने के लिए भाषाई आक्रामकता का सहारा ले रहे हैं। भाषाई आक्रामकता के बगैर भी राजनीतिक आक्रामकता दिखाई जा सकती है। जितनी महाराष्ट्र के राज्यपाल का जवाब उद्धव साहब अगर बड़े शालीन वे में, वो तो एक व्यंग्यकार भी है, संपादक है सामना के, अगर वो चाहते तो बहुत बेहतरीन जवाब दे सकते थे, लेकिन वो इस जवाब के जरिए महाराष्ट्र में अपने वोटरों को एड्रेस कर रहे थे, वो राज्यपाल को जवाब नहीं दे रहे थे। समस्या आज ये हो गई है। ये राज्यपाल महोदय को ये सोचना चाहिए कि वो जिस प्रदेश में बैठे हैं उस प्रदेश के लोगों को कमतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि हमारा भाव ये नहीं था, लेकिन आपके शब्दों से भाव ये ग्रहण किया जा रहा है, तो आप रोक नहीं सकते। आपके शब्दों से जो आवाज निकल रही है उससे ये भाव ग्रहण किया जाएगा, देश भर ग्रहण करेगा। आप चाहे कितना मना करें, आपको अगर उस पर खेद व्यक्त करना है तो आप व्यक्त कर लें, लेकिन ये शब्द बार वो होते हैं जो एक बार सर्कस से निकलते हैं तो फिर वापस नहीं लिए जा सकते, उनका असर बना रहता है हमेशा के लिए। बिल्कुल। प्रदीप जी, वर्तमान में ऐसा लगता है कि एक तो नेताओं का जो हिंदी ज्ञान है और जो हिंदी पर विशेषण और व्याकरण पर जो पकड़ है वो बहुत गहरी नहीं है और ढीली है, इसलिए शायद ये सब हो जाता है। और वैसे क्या भगत सिंह कोश्यारी से आप पश्चिम बंगाल की ट्रेनिंग करवा रहे हैं क्या? वहाँ भेजने के लिए पहले कुछ ट्रेनिंग करवा रहे हैं क्या? इस तरह का बयान आनंद त्रिपाठी जो कह रहे थे कि बहुत सोचना समझना चाहिए, आप किसी राज्य के राज्यपाल हैं और आप दूसरे लोगों को वहाँ पे उनको हीन भावना उनके अंदर भर रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये बयान कहीं जल्दबाजी में दे दिया या पहले से इसकी तैयारी नहीं होके आई थी या तैयारी वो नहीं कर पाए? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है भाई, कुछ ना कुछ। त्रिशूल जी, थोड़ा सा वक्तव्य में जो 2 साथ मेहमान बैठे ने बोलना चाहिए था कि अभी भाषण में उन्होंने राज्यपाल जी ने ये भी कहा कि मैं शिवाजी की धरती पे मुझे सेवा का मौका मिला है, मैं कृतार्थ हूँ
और मैं एक बहुत भाग्यशाली हूँ, शायद ये सब कोई नहीं बोलेगा इसको, जो अपने वक्तव्य में उन्होंने ये भी जो बोला है। पर उन्होंने अगर बोला तो उन्होंने क्या कहा कि अगर खासतौर मुंबई को देखा जाए कि मुंबई की अगर आर्थिक राजनीति कहते हैं, और आर्थिक राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका इसमें गुजरात और राजस्थानी लोगों की, आर्थिक राजधानी इस आर्थिक राजधानी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका है। तो अगर वो चीजें कहीं तर्कश में तीर है, सोच के जवान से बोलना चाहिए, महामहिम का पद है, अरे भाई उन्होंने वक्तव्य कहा है तो उसको कहाँ तक जाता है उसको लेके तो जाइए ना, कि क्यों बोला उन्होंने इस तरीके से, सारी कमी निकाल दी। उद्धव जी वो दिखा रहे हैं, चप्पल दिखा रहे हैं कोल्हापुरी, देखिए कितने अच्छे मुख्यमंत्री रहे कि 2.5 वर्ष कोरोना में चपेट में रहे, अभी भी जनता से दूर, अपने विधायकों से दूर, अपने प्रतिनिधियों से दूर, और उन्होंने ही दूर कर दिया। और अब राजनीति में आप कोल्हापुरी चप्पल दिखा रहे हैं राज्यपाल जी को। क्या राज्यपाल जी के साथ विवाद रहा? ये वही राज्यपाल जी हैं जो कोरोना के टाइम में आप घर पे थे और वो जनता के रोड पे घूम रहे थे। ये सब चीजों को देखना चाहिए। अगर मान राज्यपाल जी ने कर दी बातें कही है, समझना चाहिए। अभी कह रहे हैं मेरे साथी कि ये राजनीति से पीड़ित हैं, चुनाव आ रहे हैं। अरे भाई राज्यपाल जी को चुनाव से क्या लेना? क्या राज्यपाल इंसान नहीं है क्या? रॉबर्ट है वो, तो चाबी भरते हैं उसमें। मैं अगर बोलना, अगर देखिए मैं पिछले सरकारों में नहीं जाना चाहता, नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत शब्द और बहुत वाक्य हैं मेरे पास। मैं तो इसीलिए पूछा कि भाई आपके संग ऐसा क्यों होता है। सत्यपाल मलिक और जगदीप धनखड़ और उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी, ये श्रृंखला सी चली आ रही है लगातार, तो क्यों हो रहा है ऐसा? कोई ना कोई कारण तो होगा, कुछ ना कुछ बात तो होगी। आप क्या बहुकोणीय, आपका बीजेपी का हमला क्या है, बहुकोणीय होता है ना, इसलिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो। मैं आ जाता हूँ वहीं पे। आप केवल, मैं दूसरे राज्य के लिए 10 सेकंड के लिए जाऊंगा दूसरे राज्य में। आपने धनखड़ जी की बात 2-3 बार कही है। क्या जगदीप जी धनखड़ जो हैं राज्यपाल रहे पश्चिम बंगाल, क्या उनकी इज्जत कितनी बार दी वहां की राज्य सरकार ने? क्या हमने देखा नहीं कि आपने यूनिवर्सिटी से उनको पद से ही हटा दिया आपने? क्या राज्यपाल को दखलंदाजी क्यों करनी पड़ी कि वहां के लोग मर रहे थे? आप केवल एक धर्म के लोगों को आप सपोर्ट कर रहे, दूसरे धर्म को इग्नोर कर रहे थे। आपके जो रक्त रंजिश भरी जो राजनीति आपने चुनाव कराया, आपने उसमें जो आगजनी हुई उसमें आप निकल के नहीं आए। आपकी पुलिस ने FIR नहीं करी, CBI को आना पड़ा, महामहिम राज्यपाल को गलियों में घूमना पड़ा। जो काम मुख्यमंत्री के थे, उनके मंत्रियों के थे, क्या वो कहाँ चले जाएंगे उन चीजों को? राज्यपाल को क्यों रोड पे उतरना पड़ा? हाँ, एक नाम और भूल गया मैं, दिल्ली के विनय सिन्हा भी अभी इसी रास्ते पे चल रहा है। सिन्हा जी आप सुनिए। हाँ, मैं एक नाम और भूल गया था, ये इनका भी जिक्र होना जरूरी था। अभी एक राज्यपाल जी के दिल्ली की बात कर रहे थे, मैं बता देता हूँ दिल्ली की क्या है। दिल्ली में जो इन्होंने क्या काम करा आम आदमी पार्टी ने, केवल ट्रांसफरबाजी और फायदे के पदों को, फायदे की चीजों को लेके घूमते रहे, काम नहीं किया। देखिए प्रदीप जी, आप बस आपसे अगर आप प्रदीप जी देखिए, लगातार अगर ऐसा होता है तो फिर ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगर लगातार ऐसा होता है, गुजरात के चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले इस वक्तव्य का कहीं ना कहीं पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जैसा जी कि वो मुंह में बर्फ या दही जमाए बैठा। राज्यपाल ऐसा भी नहीं होना चाहिए, गलत चीजें में बोलना चाहिए। राज्यपाल जी को इसी अधिकार से राज्यपाल जी को बोला जाता है, भेजा जाता है कि वो मुख्यमंत्री के ऊपर बैठ कर, सचिव के ऊपर बैठ के उनके कार्यशैली को देखे, गलत को गलत, सही को सही कहें। इसलिए निर्णय दे दो, प्रदेशों के अंदर राज्यपाल की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार राष्ट्रपति की भी जरूरत नहीं है अगर लोगों को लगता है तो जहां टीका टिप्पणी होगी। देखिए ना, हम सुप्रीम कोर्ट भी तो, अगर केंद्र सरकार कोई गलती करती है, कोई बात होती है, तो सुप्रीम कोर्ट भी टोकता है ना, तो क्या उसे ताला लगा देना चाहिए? तो इसी प्रकार आप राज्यपाल के भी अधिकार हैं बोलने के, ऐसा नहीं है आप उनका अधिकार छीन ले या बोलने ना दें आप। ठीक है, धनखड़ जी क्या हुआ, कई कार्यक्रम ऐसे हुए कि मुख्यमंत्री जी नहीं पहुंची और मुख्यमंत्री ने निमंत्रण नहीं भेजा। ठीक है, फिर भी देखिए शालीनता थी कि राज्यपाल जी की, उन्होंने कोई भी अपशब्द नहीं बोला, उन्होंने अपने काम को जनता के बीच में उतर के करा। कोश्यारी जी जैसे राज्यपाल, अगर उनके बारे में जो भाजपा के पुराने फाउंडर मेंबरों में गिनी जाती है, अगर उनके बारे में सुनेंगे, बहुत शालीन और बहुत सभ्य नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। और उत्तराखंड की भूमि को उपजाऊ और राजनीति में खड़ा करने में बहुत बड़ा हाथ रहा है उनका। आज जिनके ये कोल्हापुरी चप्पल दिखा रही है कुलदीप तिवारी जी, ये त्रिशूल जी, मैं खत्म कर रहा हूँ सर, लास्ट खत्म कर रहा हूँ। त्रिशूल जी कांग्रेस को
शरद पवार की पार्टी को ये भूलना नहीं चाहिए कि अगर ठाकरे परिवार का अगर वर्चस्व खत्म करा है तो माननीय शरद पवार जी ने खत्म करा है। ये कौन सी रंजिश निकाली है ये तो वही जानते हैं। जो आज जो राज ठाकरे जो ठाकरे परिवार था, जिसकी एक टूटे नहीं वर्चस्व था महाराष्ट्र के अंदर, आज वो बाला साहब ठाकरे परिवार खत्म कर दिया राजनीति में। बीजेपी ने या शरद पवार ने? शरद पवार जी ने। अच्छा, शरद पवार, ठीक है। त्रिशूल जी एक बात बताइए, अरे सर पूछ लिया। अरे प्रदीप जी पूछ लिया, मुझे लगा कि बीजेपी मुख्यमंत्री बनने की नहीं, मुझे लगा बीजेपी की कह रहे हैं आप, पर हाँ ठीक है, शरद पवार ने। सर सरकार हम केंद्र में बैठी तो उंगली सारी बीजेपी पे उठनी है, आप उठाइए या विपक्ष उठाए। ठीक है, सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। प्रदीप जी मुझे लगा कि आप बीजेपी के लिए कह रहे हैं, फिर लगा कि नहीं आप शरद पवार के लिए ही कह रहे हैं। ठीक है, वो कुछ कई बार जैसे भूल हो जाता है ना, तो आपको भी मुझे लगा ऐसा कि आपकी आवाज़ ऐसी आ रही है कि आप बीजेपी के लिए बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी ने खत्म कर दिया। बिल्कुल त्रिशूल साहब, ये राज ठाकरे परिवार या ठाकरे साहब परिवार वो है जब पाकिस्तान ने एक बार आतंकवादी हमला कराना चाहा था बाबा अमरनाथ जी की यात्रा में, तो वहीं से गर्जना हुई थी बाला साहब की और पूरी यात्रा शांतिपूर्ण हुई थी। उस परिवार को सोचिए ना, उस परिवार को मुख्यमंत्री बनने की जरूरत है। मुख्यमंत्री मिलने उनके दर पे आते हो। नहीं, अब आपने इलाज कर दिया ना, अब नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री कोई, अब अध्यक्ष बने रहेंगे। आपने इलाज कर दिया और क्या। और आप बीजेपी जिसका, अब भाई बीजेपी जिसका इलाज कर दे, बीजेपी जिसका इलाज कर दे। वर्तमान में राजनीति का सबसे बड़ा सर्जन, आप राजनीति के वर्तमान में सबसे बड़े सर्जन हैं। आप अगर किसी का ऑपरेशन कर दें उसको किसी इलाज की जरूरत नहीं है। और वहाँ मिथुन चक्रवर्ती ने और कह दिया है, चैनल के एक वरिष्ठ रिपोर्टर हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, आप कुछ भी खोजबीन करके निकाल सकते हैं। सर मैं आपके वक्तव्य को नहीं काट सकता। नहीं मैं, मगर जितने शब्द मैंने कहे हैं ठाकरे परिवार के बारे में वो मैंने गलत नहीं कहे। ठीक है, आप बताइए क्या शिंदे जी हैं या उसके अलावा जितने भी मंत्रीगण या जो भी विधायक हैं, क्या वो आज से शिवसेना में थे? आनंद त्रिपाठी जी, मैं जो सवाल कर रहा हूं, जो जवाब दे रहे हैं, आप विश्लेषण जरूर कीजिएगा इसका। इस वृत्तांत का विश्लेषण आपका करना आवश्यक है। मैं आऊंगा आपके पास। कुलदीप तिवारी जी, ये चप्पल उप्पल की बात कहना लगता है आपको उद्धव ठाकरे को ठीक लगता है? उद्धव ठाकरे के स्तर की बात है ये? राजपाल जी के संस्था में, अरे छोड़िए भाई, उनने कह दिया, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, उनने तो कह दिया, उनको अच्छा लगता है ये बात, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करना। और पता है आपको, इस भाषा में भाषा विज्ञान से ज्यादा कुंठा नजर आ रही है। पता है आपको ये बात? जिस तरीके से राजपाल भाजपा के एजेंट के रूप में काम करेंगे, और जब उस मुंबई का जिन्होंने 105 लोगों की बलिदान दिया था, मुंबई उनको मिली थी, तो इस तरीके की यदि उनके बलिदान में, जो वहाँ के बलिदानों के सम्मान में या मुंबईकरों के सम्मान में उद्धव ठाकरे जी को आना पड़ेगा, तो वो आएंगे। क्योंकि शिवसेना की जो भाषा है वो सब जानते कि आवेदन निवेदन, उसके बाद नहीं मानोगे तो दे दनादन। तो शिवसेना का ये नियम चलता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है शिवसेना का। और राजपाल यदि अरे भाई सुनिए आप बात को, पता है आपकी सरकार क्यों गई है वहां से? क्यों से एकनाथ शिंदे, एक शिवसैनिक पिट रहा था वहां पर, ठीक है, और एनसीपी ने उसकी एफआईआर नहीं होने दी। पता है आपको? पता है क्या? पता है क्या आपको? और इसीलिए सारे विधायक बागी हो गए। प्रदीप भटनागर जी बता दीजिए इनको जरा। सरकार इसलिए गई कि जिस तरीके से भाजपा का चाल चरित्र तो चेहरे में अलग अलग है ना, जिस तरीके से एएनआई की जहाँ तो शिंदे जी के ऊपर है, एएनआई की नहीं, एनआईए की महाराज, ईडी की जांच। सुन लीजिए ईडी की जांच की। अरे भाई सुन लीजिए। कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस की नीतियां जिस तरीके से कैप्चर महाराष्ट्र को करती जा रही थी और एनसीपी अपने वर्चस्व फैलाती जा रही थी, वहां दिख रहा था कि आने वाले चुनाव में शिवसेना 0 हो जाएगी। ठीक है, और उद्धव जी इस चीज को सुन नहीं रहे थे और वो अपने कमरे में बंद थे। और उनके जो बेटे थे वो विधायकों से बदतमीजी करना, उनसे सीधे वो बात नहीं करना, उन्हें टाइम नहीं देना, ये बहुत बड़ा कारण रहा। और संजय राउत ने उन्हें धृतराष्ट्र बना दिया पूरी तरीके से सत्ता में। मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा कुलदीप तिवारी जी आऊंगा। और उत्तर प्रदेश का नाम नहीं लिया न, वरना आप भी नहीं बोल पाते।
आनंद त्रिपाठी जी, आनंद त्रिपाठी जी, आप सुन रहे होंगे मैं प्रदीप भटनागर जी से जो पूछ रहा था, और ये तो कुलदीप तिवारी बैठे हैं यहाँ पर शिवसेना की तरफ से, अगर उत्तर प्रदेश का नाम लिया होता तो ये भी क्या ही बोल पाते। लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो उन्होंने भाषा इस्तेमाल की उद्धव ठाकरे ने, आपको लगता है कि ये चेतावनी से ज़्यादा कुंठा नजर आती है इसमें? हाँ, निश्चित तौर पर इसमें बहुत सारी कुंठा भरी है, फ्रस्ट्रेशन भरा है, बदले की भावना भरी है। ठीक है, मैं यही आपसे कह रहा था कि ये जो चीज है, उद्धव साहब ने जो कहा है वो अब वोटर को एड्रेस कर रहे हैं। अभी से चुनावी मोड में आ गई शिवसेना। जब अभी शिवसेना के जो साथी बैठे हैं उन्होंने कहा पहले आवेदन निवेदन फिर दे दनादन, ये शिवसेना की पॉलिसी है। तो उस पॉलिसी पर शायद उतर आए हों उद्धव ठाकरे साहब। हालांकि वो उनका अपना निजी मत है, लेकिन ये देश ये चाहता है, ये इच्छा रखता है कि कोई भी राजनीतिक नेतृत्व हो। उद्धव साहब शिवसेना के आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बाला साहब ठाकरे के सक्सेसर हैं, उत्तराधिकारी हैं। उनको ये बात किसी पद पर बैठे राज्यपाल के लिए नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए थी। उनकी खुद की गरिमा गिरती है। ठीक है, महाराष्ट्र में शिव सैनिक जो हैं वो उससे हो सकता है खुश हो जाएं, वो बात कर लें कि महाराष्ट्रीयन अस्मिता इससे सुरक्षित हो जाएगी। लेकिन महाराष्ट्रीयन अस्मिता जितनी असुरक्षित अगर कोश्यारी साहब ने की, उससे ज्यादा असुरक्षित पूरे देश में उद्धव साहब ने इस बयान से कर दी। ये बात समझनी चाहिए। महाराष्ट्र की सिर्फ बात नहीं है, जो बातें होती हैं, बयान होते हैं, प्रत्युत्तर होता है, वो पूरे देश में उस पर चर्चा होती है। आखिर हम लोग बैठकर चर्चा कर ही रहे ना। तो उद्धव साहब इन चर्चाओं से अपने को बचा करके, अहम बात है, लेकिन इस रास्ते पर न चले जिससे वो देश में उनकी छवि को बच्चा लगे। ये बहुत खराब बात है। और जैसा मैंने कहा, ये आज राजनीतिक लोगों में ये बात बहुत गंभीर चिंतन का विषय है कि वो इस बात पर बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे हैं कि उनकी जुबान से जो भाषा निकल रही है वो क्या असर दिखा रही है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज में, उससे कितनी निराशा फैल रही है। पढ़े लिखे लोग तो छोड़िए, साधारण लोग जो 8वीं 10वीं पास हैं, 5वीं पास है, जब वो अखबारों में ऐसे बयान पढ़ते हैं तो उन पर वो हंसते हैं इन बातों पर कि इन राजनेताओं को क्या हो गया है, ये ऐसा तो क्या नहीं है कर रहे हैं। आनंद त्रिपाठी जी, ऐसा तो नहीं है ये लोकसभा की कार्रवाई देख रहे हो लगातार, उद्धव ठाकरे वहीं से उनको ये प्रेरणा प्राप्त हुई हो कि कुछ ना कुछ ऐसा बयान दिया जाए जिससे थोड़ा सा तो नाम हो, कहीं हेडलाइंस बने। लोकसभा और राज्यसभा ने तो 2010 से एक रास्ता अपना लिया कि वो अब शोर सभा हो गई है। न वो लोकसभा है न वो राज्यसभा है, वो शोर सभा में परिवर्तित हो गई है। जिस भी पार्टी को 4 सांसद हैं, वो पूरे 543 के सदन को हाईजैक कर ले रहे हैं। 4 सांसद मिलकर के वो इस बात पर तुल गए हैं कि हमारी बात अगर नहीं सुनी जाएगी तो हम किसी को बात नहीं करने देंगे। ये एक ऐसा सांसदों में एक ऐसा भरोसा, तो राजनीतिक के ही लोग तो हैं। कोई संसद सदस्य राजनीति से अलग लोग तो आ नहीं रहे हैं। और अब तो राज्यसभा जो उच्च सदन कभी हुआ करता था देश के कुलीन लोगों का, पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोगों के लिए, वहां भी राजनीतिक दल अपने ऐसे लोगों को फिट कर रहे हैं जो कि मेन स्ट्रीम राजनीति में जिनको जगह नहीं मिल पा रही या किसी वजह से वो हार जा रहे हैं, तो उन लोगों को राज्यसभा में ले जा रहे हैं। तो वो भी अब उच्च पढ़े लिखे लोगों का सदन नहीं रहा, वो भी मूलतः राजनीतिक लोगों का सदन हो गया। तो इस देश को विचार करने की जरूरत है सभी राजनीतिक पार्टियों को। मुझे लगता है कि इसमें राष्ट्रपति को एक भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। अब वो समय आ गया है कि जब भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे महामहिम को इस बात का कॉग्निजेंस लेना चाहिए और राजनीतिक दलों के नेताओं से आगे आकर के इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि उनका जो राजनीतिक व्यवहार है, देश उससे
दुखी है, निराश है, देश की छवि पर बट्टा लग रहा है। इस बात को अब और कोई रास्ता बचता नहीं है। राष्ट्रपति ही एक ऐसी स्थान है जहां पर इस बात की आवश्यकता हो सकती है। इसमें राजनीतिक दल के लोगों को बहुत बुरा लग सकता है, लेकिन ये उसमें बुरा मानेंगे तो फिर वो रास्ता नहीं निकलेगा। ये देश की जनता के बीच एक स्थिति पैदा हुई है, वो सोच बन रही है कि राजनीतिक नेता ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं कि जो निश्चित तौर पर किसी को भी नहीं करनी चाहिए, और देश तो उनसे प्रेरणा लेता है, देश को वो दिशा देने के लिए बैठे हुए वहां, उनसे उम्मीद करता है कि वो राजनीतिक दिशा दे, नैतिक दिशा दे, वो एक समाज को उच्च मानदंड स्थापित करने के लिए प्रेरित करें, और वो लोग ही इस तरह से व्यवहार करते हैं। ये ठीक है कि बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, लेकिन आज की स्थिति है कि बहुतायत लोग ऐसा कर रहे हैं, हर पार्टियों में लोग ऐसा कर रहे हैं। वो जिस पार्टी का नेता इस बात में आता है वो लोग मानते नहीं हैं, लेकिन कर सभी लोग रहे हैं। तो ये बड़े दुख की बात है, और इस पर निश्चित तौर पर किसी ऐसे ऑपरेशन की आवश्यकता है। जैसे मैंने कहा कि राष्ट्रपति महोदय को इस पर आगे आना चाहिए और अपनी सीमाओं से आगे जाकर के एक प्रयास करने की आवश्यकता मुझे लगती है। अन्यथा इस देश में उम्मीद की किरण तो अब जो वर्तमान में राजनीतिक लोग हैं, उच्च पदस्थ हैं, और या जो उनकी अगली पीढ़ी, जो उनकी उत्तराधिकारी है उनकी पार्टियों में, उनमें भी जो लोग हैं जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो आगे आएंगे, तो वो भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। तो उम्मीद ऐसा नहीं दिख रहा है कि अचानक कोई बदलाव आए और सब कुछ ठीक हो जाए। लग रहा है कि हम एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं जिस पर भाषा की समानता, राजनीतिक मर्यादा, नैतिकता, ये सारी चीजें किसी बीते जमाने की बात हो गई है। ठीक है प्रदीप भटनागर जी, वर्तमान में आपको ऐसा नहीं लगता कि भाषाई गिरावट के लिए कोई एक दल जिम्मेदार नहीं है? राजनीति से जुड़े बड़े दल और बड़ा वर्ग इसके लिए जिम्मेदार है, और उसमें सब आते हैं, आप भी। देखिए मालिक त्रिशूल जी, मैं आपको बड़े से बताऊं, जो शब्दों की जो खेल था, शब्दों की जो व्याख्या थी ना, और जो पार्लियामेंट के अंदर शब्दों को हटाया गया, तो सबसे बड़ा कारण यही था कि अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का शब्द विहीन होना, अपने अर्थों से अलग चले जाना, आपको सोचना नहीं कि आपको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। इस चक्करों में ही शब्दों को हटाया गया, और जो कि हमारे विपक्षी नेताओं ने नहीं माना और उन चीजों को जारी रखा, चाहे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के स्टेच्यू के आगे धरना प्रदर्शन करना हो। और बड़े दुख की बात और बताऊं कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने इन्हें नोटिस दिया कि आप जिस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के स्टेच्यू के आगे बैठे धरना दे रहे हैं, और आपने वहां पे बैठ के रात को आपने वहां नॉनवेज खाया, आपने वहां सोमरस का प्रयोग करा, बहुत शर्म की बात है। नहीं, ये तो कहीं नहीं आया, मुख्य रूप जो है सोमरस का उल्लेख तो कहीं नहीं आया है। मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा देखिए साहब, कुछ चीजें ऐसी होती हैं स्पष्ट बोल दी जाती है, कुछ चीजें इशारे में होती हैं। अगर राज्यपाल जी ने जो इशारे में कही गई बातें और उसको आज इस तरह उछाला जा रहा है, तो मैं इस चीज को पूरा क्लियर कर दूं मैं कि नॉनवेज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के स्टेच्यू के साथ बैठा जा रहा है, और जो जनता के लिए लड़ने के लिए धरने में बैठे हैं, मच्छरदानी में बैठे हैं। मच्छरदानी दरअसल मच्छरों से बचने के लिए थी या किसी और कैमरे की नजरों से बचने के लिए? ये दिखाता है, दर्शाता है कि आप अपनी सेवा, अपनी पार्टी की सेवा के लिए आए हैं, आप जनता सेवा के लिए नहीं बैठे। आपने जो पार्लियामेंट जो लगी है केवल 30 और 29 दिन के लिए, जिसमें 8 से 10 छुट्टियां रहेंगी, पार्लियामेंट कितने दिन चलेगा? 20 दिन चलेगा। लेकिन ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भगत सिंह कोश्यारी और उद्धव ठाकरे दोनों कार्रवाई देख रहे थे क्या, लोकसभा और राज्यसभा की? वहां से बयान निकल के आ गया। बताइए आप, इस तरह का बयान, दोनों ही बयान मर्माहत कर देने वाले, दोनों ही बयान पूरी तरह से पीड़ादायक, असंवेदनशील बयान, दोनों ही बयानों का विश्लेषण करेंगे आप? कहता रहा हूँ, अब देखिए, जो आप टीवी की बात देखने ही कर रहे हैं, चाहे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी हो, चाहे हमारे राज्यपाल जी हो, उन्होंने देख वक्तव्य पार्लियामेंट चलती हम भी देखते हैं, पूरे देश देखता है, करोड़ों लोग देखते हैं कि हमारे भविष्य के क्या खिलवाड़ होने जा रहा है, या भविष्य को उज्ज्वलता के लिए सरकार काम करेगी, विपक्ष अच्छी चीज में साथ देगी या बुरी चीजों को विरोध करेगी, देखते हैं।
जो गरिमा और अपने राज्य के लिए लड़ाई लड़ते हैं अधिकारों के लिए, और जो अपनी गरिमा को भूल जाते हैं, संजय सिंह जैसे आम आदमी पार्टी के सांसद, और वहां के मार्शल को मारते हैं। ये कौन सी राज्यसभा गरिमा, कौन से सांसद गरिमा? अभी उसको पकड़ा मारने की श्रेणी। नहीं, और आप देख सकते हैं, आज भी क्लिप है, आप ओपनली दिखा सकते हैं। क्या सांसद जिसको एक जो भाग्य विधाता जिसे जनता ने भेजा है बना के कि हमारे लिए लड़ेगा, हमारे अधिकारियों के लिए लड़ेगा, क्या उन्हें मारना चाहिए, करना चाहिए? तो ये पुरस्कार क्या मिलेगा इन्हें? भगत सिंह कोश्यारी क्या पश्चिम बंगाल जा सकते हैं? हार मत माना कीजिए। आप हार मत, आप ऐसे ठंडी सांस भरते तो ऐसा लगता है हार हताश से हो गए हैं आप। प्रबुद्ध वक्ता हैं आप, उत्साह में रहा कीजिए। आप हताश होते तो ऐसा लगता है आप बिल्कुल एकदम ठंडी सांस छोड़ के। अरे साहब, मैं कभी हताश नहीं हुआ, टीवी बहुत उज्ज्वलता से बैठता हूं। आपने, मैंने जैसे ही कहा कि पश्चिम बंगाल भेजा जाएगा, आप एक ठंडी सी सांस भरी आपने। वो मैंने इसलिए ठंडी सांस भरी कि भगत सिंह जी कोश्यारी जो राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के, वो जरा ममता जी से संघर्ष पूरा कर नहीं पाएंगे। उन्हें जैसा धनखड़ जैसा ही धाकड़ राज्यपाल भेजेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, जो कि ममता जी की ही उसमें जवाब दे सकें। और या क्या पता उससे पहले मिथुन चक्रवर्ती लगातार संपर्क में लगे हैं, क्या पता उससे पहले उनका संपर्क प्रभावशाली हो जाए। आपके लिए तो सद्दाम मरे या बुश, एक कहावत कही जाती थी, सद्दाम मरे या बुश, भारत दोनों में खुश। आपने अगर मिथुन चक्रवर्ती जी की बात करी है, पहली चीज तो मिथुन चक्रवर्ती जी का राज्यपाल में नंबर नहीं आना है, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, राज्यपाल का पद नहीं, मैंने ये कहा ही नहीं राज्यपाल के लिए, मैंने तो ये कहा कि वो संपर्क कर रहे हैं ना टीएमसी के विधायकों से, इसलिए मैं कह रहा था आपसे। मैं आऊंगा आपके पास, ये तो चलता रहता है, ये तो आप बराबर, मुझे पता है, ये तो झारखंड वगैरह सब जगह लगे हुए हैं आप। कुलदीप तिवारी जी ये आप त्रिशूल जी इल्जाम लगा रहे हैं। कुलदीप तिवारी जी, अच्छा देखिए, कुलदीप तिवारी जी, क्या लगता है भाई, ये चप्पल वप्पल आपको शोभा देता है क्या, ये सब बातें करना? और ऐसे कुंठा निकालेंगे सत्ता जाने की कुंठा ऐसे? देखिए, जिस तरीके से राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, लेकिन उस संवैधानिक पद का अपमान खुद राज्यपाल करेगा, वो एक राजनीतिक अखाड़े में आकर राज्य सरकार या चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने का या चुनावी लाभ लेने की कोशिश करेगा, तो उसको राजनीतिक तरीके से जवाब देना कोई गलत बात नहीं। ये राजनीतिक तरीका थोड़ी है, ये थोड़ी है। क्या बोल रहे थे आप, दे दनादन और ये क्या? राज्यपाल देखिए, राज्यपाल जी का संवैधानिक पद था, महाराष्ट्र में 12 विधानसभा परिषद जो सीटें थी, अगर उनको क्यों चुन के नहीं दिया गया? ठीक है, रातों रात सरकार बना दी गई। सुन लीजिए, इनको सुन लीजिए भाई, ये दे दनादन और ले टनाटन, सत्ता में रहे तो ले टनाटन, और सत्ता से बाहर आए तो दे दनादन। ये राज्यपाल सुन तो लीजिए, मैं चुप रहा। क्या राज्यपाल का ये संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक पद पर जाकर जो व्यक्ति का अधिकार है कि ये क्षेत्रवाद, मैं आ रहा हूँ प्रदीप जी, आ रहा हूँ कुछ क्षेत्रवाद को लेके किसी भी समाज में बेमनस्ता फैलाएं, क्या ये राज्यपाल का अधिकार? राज्यपाल को एक संवैधानिक गरिमा का, आप कर रहे हैं क्षेत्रवाद की बात, आप कर रहे हैं क्षेत्रवाद की बात। अरे भाई कमाल कर दिया आप कर रहे हैं, शिवसेना कर रही है क्षेत्रवाद की बात। ओहो, गजब कर दिया आपने, गजब कर दिया आपने कुलदीप तिवारी जी। आप कह रहे हैं बात, आप कह रहे हैं, कोई और कहता तो बात भी थी, आप कह रहे हैं कि उन्हें क्षेत्रवाद की बात नहीं करनी चाहिए थी। आपकी तो नींव ही क्षेत्रवाद से बड़ी है, आपकी तो बुनियाद में ही क्षेत्रवाद है भाई। आप कह रहे हैं बात, बहुत गंभीर अफसोस, बहुत गंभीर अफसोस, बहुत अफसोस की बात है। आप कह रहे हैं, बताइए, आप अपना गिरेबान देख नहीं रहे हैं, आपकी बुनियादें मजबूत इसी बात से हुई हैं। क्या सुनना नहीं चाहते हैं? आप जो बात बोल रहे हैं उसका कोई आधार ही नहीं है, कोई आधार ही नहीं है उस बात का जो आप बोल रहे हैं। बालासाहब ठाकरे जी ने बयान दिया था, जब उनसे पूछा गया था कि आप उत्तर भारतीयों के खिलाफ क्यों हैं, तब उन्होंने बोला था कि जब तक हम सेटल नहीं होते तब तक कहीं ना कहीं एक राजनीतिक पार्टी अपने हिसाब से प्रयास करती है। लेकिन उसके बाद बालासाहब ठाकरे जी ने किया था, हम क्षेत्रवाद की बात नहीं करते, हम हिंदुत्ववाद की बात करते। चलिए ठीक है भाई, ठीक है, आप नहीं कर रहे थे, पता नहीं जाने कौन कर रहा था महाराष्ट्र में, कौन उत्तर भारतीयों को मार रहा था, पता नहीं जाने कौन कर रहा था, आप नहीं कर रहे थे तो उत्तर
भारतीयों को नहीं मारा गया, जो उत्तर भारत से लोग आने वाले थे और वहाँ पे कहीं ना कहीं आतंकवाद की गतिविधियां फैलाने वाले अरे थे। छोड़िए जब आप उस तरीके की गतिविधियां फैला, ये टिकिया, आलू की टिकिया बेचने वाले आतंकवाद फैला रहे थे। क्या बात कर रहे हैं कुलदीप तिवारी जी, कहाँ से हैं आप? जी मैं मध्य प्रदेश से हूँ। तो फिर अब अच्छा नहीं लग रहा ना आपको गुजरात मध्य प्रदेश ये और सब करना? चलिए ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास, आऊँगा। कौन सा आतंकवाद फैला रहे थे आलू की टिकिया वाले, बताइए जरा। मैं आ रहा हूँ। आनंद त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रदीप जी, प्रदीप जी कहिए, आप कह दीजिए फिर कहेंगे। हाँ नहीं, मैं थोड़ा परिचय जानना चाह रहा हूँ तिवारी जी का। अरे क्या परिचय जानेंगे, इन्होंने तो सब परिचय मिट्टी में मिला दिया ये कह के कि शिवसेना कभी बात ही नहीं कर रही थी क्षेत्रवाद की। शिवसेना ने कभी क्षेत्रवाद की बात नहीं की। बताइए आप, जिस पार्टी की बुनियाद क्षेत्र से बड़ी, क्षेत्रवाद से बड़ी हो। तिवारी जी भूल गए कैसे टैक्सी वालों को मारा गया था, रिक्शे वालों को मारा गया था, मजदूरों को मारा था, तो निरन पॉइंट पे जो मूंगफली बेचे थे बेचारों कैसे गिरा गिरा के शिवसेना। बताइए आप, मूंगफली बेचने वाला क्या आतंकवाद फैला रहा था? क्या बात कर रहे हैं तिवारी जी आप? तिवारी जी कहाँ से ढूंढ के लाते हैं ये बातें आप? पूरा बिहार का कहाँ से लाए ढूंढ के, बताइए। मूंगफली बेचने वाला क्या आतंकवाद फैला रहा था भाई? उसको मार रहे थे आप घेर के। बाहर के लोगों को परीक्षा देने नहीं आने दे रहे थे महाराष्ट्र में, युवाओं को मना कर रहे थे परीक्षा देने के लिए, वो आतंकवाद फैलाने आ रहे थे। कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे छोड़िए आप भाई, छोड़िए आप ये बात, ये कोई बात आपकी निराधार है, सारी बातें निराधार है आपकी, ये सारी बातें निराधार है आपकी, कोई इसमें आधार नहीं है। आनंद त्रिपाठी जी, ये मूंगफली बेचने वाला क्या आतंकवाद फैला रहा था, बताइए, कह रहे कुलदीप तिवारी जी। नहीं देखिए, ये निराशाजनक बात है, निराशाजनक बयान है। बगैर सोचे समझे की गई टिप्पणी है। इस पे ये ध्यान रखने की बात है कि ये हम लोग इस बातों को, हमारा देश है एक सार्वभौमिक है, सभी लोगों को संविधान एक जगह से दूसरे जगह आने जाने की छूट देता है, बसने की छूट देता है, रोजगार करने की छूट देता है। और ये उत्तर भारतीय के प्रति जो शिवसेना की एक राजनीतिक मुहिम थी, उससे पूरा देश परिचित है। वो कोई अछूता नहीं है, कोई उससे अनभिज्ञ नहीं है। शिवसेना का क्या रवैया रहा, क्या रोल रहा, उसके साथ बाद में मन से आ गई शिवसेना से ही निकल करके राज ठाकरे की पार्टी, उसका क्या भूमिका होती है उत्तर भारतीयों के प्रति। और जबकि ये बड़ी बात है कि उत्तर भारतीयों का बहुत बड़ा वोट बैंक का इस्तेमाल करते हैं ये लोग, उसके बाद ऐसी बातें करना ये पूरा देश जानता है। इस पर इन टिप्पणियों पर ज्यादा गौर नहीं करनी चाहिए। ये लोग तो निराशाजनक टिप्पणी है और बिना सोचे समझे की गई टिप्पणी है। बात जो बाकी चीजें हैं कि शिवसेना और राज्यपाल महोदय के बीच जो एक युद्ध चल रहा है, उसमें कांग्रेस भी शामिल है, एनसीपी भी शामिल है, कुछ छोटे स्तर के नेता उसके। इस युद्ध को मुझे लगता है कि पर देने के लिए राज्यपाल को खुद से प्रयास करने चाहिए, उद्धव ठाकरे को भी प्रयास करना चाहिए, और राज्यपाल को निश्चित तौर पर अपने कार्यों से, अपने आगे प्रयासों से, प्रयास पूर्वक ये महाराष्ट्र की जनता को ये भरोसा दिलाना चाहिए कि वास्तव में उनकी सोच महाराष्ट्र के खिलाफ या महाराष्ट्र के लोगों के खिलाफ नहीं है। और निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूँ कि वो स्क्रिप्टेड नहीं था, लेकिन उनमें गलती हो गई है। अब वो पहले क्या कह रहे थे, बाद में क्या कह रहे थे, वो सब बातें फैब्रिकेटेड होती हैं, आप जानते हैं। वो सोच समझ करके लिखी होती हैं, सहायकों द्वारा लिख करके तय की जाती हैं। हालांकि कोश्यारी साहब बहुत ही सुलझे व्यक्ति थे, आरएसएस के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, लेकिन ये भी तय बात है, पता नहीं प्रदीप जी को पता है या जानते होंगे, हो सकता है कि जब उनका कार्यकाल उत्तराखंड में नहीं ये वो वाले प्रवक्ता आनंद जी वो वाले प्रवक्ता नहीं है, वो वाले प्रवक्ता नहीं, आयातित नहीं है, ये तो वही कह है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि जानते होंगे, मैं यही तो कह रहा हूँ, जानते होंगे। नहीं आयातित नहीं है, ये तो बीजेपी के हैं बराबर बहुत लंबे समय से। नहीं मैं यही तो कह रहा हूँ। मैं कोश्यारी जी को जमीन से जानता हूँ, जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, मुख्यमंत्री रहे, विधायक रहे, बीजेपी के मैं बता रहा था, मैं यही कह रहा था आनंद जी को, मैं यही कह रहा था वो वाले नहीं है। मेरा सौभाग्य है मैं उनके साथ काम भी कर रखा है। ठीक है जी आनंद जी।
भगत सिंह कोश्यारी की मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत पुराने आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं, बहुत लंबा समय उन्होंने आरएसएस की सेवा में व्यतीत किया है। और आरएसएस में एक बात बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि वो भाषाई मर्यादा को बड़ा जोर दिया जाता है, वहाँ के लोगों को ये सिखाया जाता है, उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। लेकिन फिर भी ये बात निकली उनके मुंह से, तो उसको समाप्त करने की, उसके असर को खत्म करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आती है। शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस या भाजपा के वहाँ के लोकल नेता या शिंदे, जो मुख्यमंत्री शिंदे साहब है, वो लोग उस पर क्या करते हैं, उससे ज्यादा जिम्मेदारी कोश्यारी साहब की होगी कि वो इस बयान की से जो एक रोष उत्पन्न हुआ है, उस रोष को वो कैसे शांत करें। ये उनके राजनीतिक चातुर्य का एक ये परीक्षा भी है, और मुझे लगता है वो सफल होंगे उसमें, है ना, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग रही है ऐसा। वो बहुत लंबे समय से आरएसएस में काम किए, जन नेता रहे, मुख्यमंत्री रहे और राज्यसभा के सदस्य भी रहे। तो निश्चित तौर पर उनको इस बात का को आगे बढ़ करके लोगों को ये समझाना चाहिए कि कभी कभी भूल चूक पे कुछ बातें होती हैं, तो उसकी जिम्मेदारी लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। ये प्रदीप भटनागर जी, आप तो पुराने व्यक्ति हैं, क्या वाकई में ये गलती से निकल गया होगा या इसके लिए कुछ ना कुछ चल रहा होगा, कोई भंवर, कोई धर्म संकट, धर्म युद्ध कोई चल रहा हो, उसी धर्म युद्ध में ये निकल गया हो? थोड़ा सा मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के पास तक जाऊंगा कि एक बार प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि हमारे देश के बच्चे तो विदेश में नौकरी करते हैं, विदेश में काम और व्यापार करते हैं, और हजारों लाखों की संख्या में जो बाहर काम करते हैं, और वो जो वहां से तनख्वाह बेचते हैं अपने परिवार में, जो विदेशी करेंसियों में आते हैं, और उनका धन्यवाद कर रहा था कि उनके बदौलत देश में करेंसी आती है, डॉलरों में जो आती है, विदेशी करेंसी आती है। तो क्या वक्तव्य गलत हो जाएगा? वो क्या उसे गलत जगह ले जाया जाएगा? क्या विदेश करेंसी देना बंद कर देंगे जहाँ नौकरी करते हैं? मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मैं वक्तव्य माननीय राज्यपाल जी का, उन्होंने कहा कि इस महाराष्ट्र को आर्थिक राजनीति बनाने में गुजरात और राजस्थान के आर्थिक राजनीति पहले भी इस्तेमाल कर दिया आपने। ये आर्थिक राजनीति ना बनाइए, राजनीति को तो लोकतांत्रिक रहने दीजिए देश के लिए। जी नहीं, मैं आर्थिक राजधानी में आर्थिक राजधानी जी। तो उसमें देखिए, गुजरात समाज या कोई भी हो, चाहे दिल्ली के अंदर अगर गुजराती अगर व्यापार कर रहे हैं और वो बड़ा व्यापार कर रहे हैं और दिल्ली की अर्थव्यवस्था को ऊपर ला रहे हैं, तो क्या धन्यवाद नहीं करना चाहिए? क्या राज्यपाल जी को नहीं पता कि सबसे ज्यादा धन्यवाद देने का तरीका ये बड़ा थोड़ा असमंजस और धर्म संकट वाला हो गया ना। इस तरह कौन धन्यवाद करता है? एक को तलवार पे खड़ा कर दिया, एक को हार पे खड़ा, एक को फूलों का हार पहना दिया, ऐसे कौन धन्यवाद करता है? लेकिन आपका तरीका है, ये बीजेपी का तरीका है धन्यवाद करने का। धन्यवाद देखो, धन्यवाद करा जाएगा, अच्छी चीजों पे, अच्छी बातों पे धन्यवाद करना भी चाहिए। और वो लोग देखिए कि धन्यवाद नहीं करते और मौन रह जाते अच्छी चीजों में भी। नहीं, पर ये चीजों को बताते नहीं। पर इस धन्यवाद में तो धर्म संकट पैदा हो गया ना सर, पैदा करा जा रहा है। आप बताइए, 2.5 वर्ष के अंदर जो हमारे आर्थिक राजधानी कहा जाता है, एक 2.5 वर्ष के अंदर 6% डाउन पे चली गई वहां की अर्थव्यवस्था। उसके बारे में उद्धव जी बोलेंगे क्या? जो कभी जनता से नहीं मिलना, व्यापारियों से नहीं मिलना, अपना विधानसभा में नहीं आना, अपने विधायकों से नहीं मिलना, क्या राज्य सरकार ले लेना आपने भाई? और क्या? अगर महाराष्ट्र की बात करूं त्रिशूल जी, महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र की बात मैं कर रहा हूँ। सरकार ले तो लिया आपने। त्रिशूल जी, उनके कर्म थे, वो सामने आए। और अगर महाराष्ट्र की बात करो, मराठियों की बात करो, महाराष्ट्र का इतिहास है, पुणे से चलकर और लाल किले तक जीता है मुगलों से। यही तो आप शिवसेना भी लेना चाह रहे हो ना, यही तो दिक्कत है। यही से तो ये मुकाबला नहीं कर सकते। जो बलिदान मराठियों ने देश के लिए दिया है, मुगलों से लड़ाई में दिया है, अगर चाहे कि देश के और 7 पीढ़ियां दे दे, वो नहीं दे पाएंगे। और हम तो जय महाराष्ट्र पहले बोलते हैं। आप ज्यादा बलिदान दिया है। आप अगर ज्यादा जय महाराष्ट्र बोलेंगे तो मामला लगेगा कि शिवसेना बिल्कुल पूरा हाथ से ही जा रही है। शिवसेना उनके उद्धव ठाकरे, शिवसेना शिंदे जी की है, उद्धव जी की नहीं है। लो पहले बोल देता। सुन रहे हो कुलदीप तिवारी जी? आप जबरदस्ती अपना सुन लीजिए भाई। भाजपा के प्रवक्ता है वो, भाजपा की भी जमीनी लोग संघर्षशील लोग। सुन रहे हो कुलदीप तिवारी? सुन रहे हो आप?
सुन रहे हो आप, शिवसेना शिंदे की है भाई, सुन लो, कान खोल कर सुन लो। ठोकते रहे कुछ ठीक है, ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। प्रदीप भटनागर जी, कुलदीप तिवारी जी, आनंद त्रिपाठी जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल ऐसा धन्यवाद भगत सिंह कोश्यारी ने किया राजस्थानियों को और गुजरातियों को कि मुंबई में धर्म संकट पैदा हो गया है और उद्धव ठाकरे ने इतना बड़ा बयान दे दिया है जो शायद भगत सिंह कोश्यारी के बयान से ज़्यादा मर्माहत कर देने वाला हो गया है। अब देखते हैं कि नया बयान इस पूरे विवाद में और क्या आता है आने वाले दिनों में। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज़।